अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आईनी बेंच की तरफ से ये फैसला है, जिसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा, लेकिन उसको बहरहाल ये समझा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नई तलवार है और वो जो पूरा मामला है ये सिविलियन के ट्रायल्स से मुंसलिक है, उनके मिलिट्री ट्रायल से, क्योंकि इसका जो ट्रायल था वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला अनाउंस करने से रोका था। अब बाकायदा इस बात पे गो अहेड एक दे दिया गया है और सियासी तौर पर देखा जा रहा है इसको इस नज़रिए से कि ये पीटीआई के ऊपर एक और जो है तलवार अब लटक गई है गोया उनके ऊपर 24 नवंबर के एहतजाज के बाद अज़ां। और इससे पहले बिल्कुल इससे सब्सिक्वेंट एक जो मैटर है वो है फैज़ हमीद साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का फौजी ट्रायल और उनके हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट मार्शल की, उसको भी यही समझा जा रहा है कि वो दरअसल इम्प्लिकेट इसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब होते हैं, जबकि पीटीआई जो है वो कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बहरहाल जो कुछ बयानात हैं जो कि बतौर प्राइम मिनिस्टर भी खान साहब देते रहे हैं और अपने आउस्टर के बाद भी देते रहे हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं और उनसे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन अब उसको बहरहाल पीटीआई दिखा रही है कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है और जैसे फैज़ हमीद साहब से उनके कोई ख़ास रवाबित नहीं थे। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, लेकिन आगे होने क्या जा रहा है ये यकीनन एक बहुत कैची सिचुएशन है, एक बड़ा कैच है, इसके ऊपर कुछ कहना अभी भी क़ब्ल वक्त है। हमारे पास अगर हमारा डेटा अलाइंड है तो हम नाज़रीन के सामने वो पेश करें, जिसमें कुछ हमने चीज़ें अमेलगमेट की हैं कि पीटीआई की तरफ से अब जो मुज़ाकरात के लिए भी एक कमेटी है, मुज़ाकरात के हवाले से मुतअद्दिद मौक़िफ़ हैं और न सिर्फ ये कि मुतअद्दिद मौक़िफ़ हैं बल्कि पे दर पे मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ भी हमने किन वजूहात और असबाब के पेश नज़र ये तब्दीलियाँ सामने आई हैं, ये पीटीआई से ही यकीनन पूछना बनता है। लेकिन जो अब फ़िलहाल का मौक़िफ़ है वो ये है कि या तो मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात से या तो बात बनती है तो ठीक है, वरना फिर सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसके लिए तैयार हो जाएं। तो नाज़रीन ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग द मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस और साथ साथ जो पीटीआई ने अब एक फ्रेश दरख्वास्त दायर की है अगेंस्ट 24 नवंबर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक इस वक्त 103 अफराद के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा गया कि अदालत इसमें से जो 85 मुल्ज़िमान हैं उनका फैसला कर सकती हैं। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। ये नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट मामला है क्योंकि 26वीं तरमीम इटसेल्फ चैलेंज हुई हुई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम पर दायर दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते करने का अंदिया दिया है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। और नाज़रीन पीटीआई ने भी एक सिमिलर जो है वो दरख्वास्त दायर की है। 24 नवंबर एहतजाज पीटीआई वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करने की के लिए जो हिदायत है जो करने के लिए अदालत से उन्होंने बाकायदा रुजू कर लिया है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट है जो कि अब फाइनली पीटीआई ने दायर कर दी है, क्योंकि ये तनकीद इन पर की जा रही थी कि आप अपने कारकुनान के लिए जिनको कहा जा रहा है कि लापता हैं या जो शहीद हैं, शोहदा हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब ये क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है और इसमें नाज़रीन शहबाज शरीफ समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। तमाम मामले पर नाज़रीन बात करते हैं और फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई ये जो एक कमेटी है मुज़ाकराती उसके भी रुकन है और आई थिंक अ वेरी बोल्ड वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी बिकॉज पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद इस वक्त सेम एंटिटी हैं मौजूद पार्लियामान में। वेरी वार्म वेलकम आपको। इख्तियार वली साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, स्पोक्स पर्सन है फॉर हिज पार्टी ऑन द अफेयर्स प्राइमरीली रिलेटेड टू खैबर पख्तूनख्वा। ख़ास तौर पर आपको भी बहुत खुश आमदीद। और यहाँ स्टूडियोज़ में नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब हसनात मलिक साहब, मायानाज जर्नलिस्ट हैं, तमाम तर मामले को बड़ा एक करीबी निगाह से आप देख रहे हैं हसनात साहब।
آپ کو بھی بہت خوش آمدید، اور آپ سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے؟ از اٹ کریکٹ کہ اس معاملے میں اب یہ جو امپلیکیٹ ہونے والی ہے پی ٹی آئی کے اوپر مزید ایک عدالتی نزلہ ہے جو گرنے والا ہے، اور یہ جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ جو پروسیڈنگز ہیں، یہ امپریشن کتنا درست ہے یا کتنا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کے خلاف ایکچولی معاملہ ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بھی امپریشن بن رہا ہے حالات حکومت کے لیے سازگار ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف کے دینے کی سچویشن میں نہیں ہے. جو جج ہم نے دیکھا ماضی میں 12 جولائی میں جنہوں نے مخصوص نشستوں میں فیصلہ کیا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، ایک دو کوئی شامل کیا بینچ میں، لیکن وہ بھی دیکھ کے صورتحال دیکھ کے کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو آج فیصلہ آیا ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا، اس میں بینچ کی طرف سے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ نے کنڈیشنلی الاؤ کیا ہے، کس قانون کے تحت کوئی لا پوائنٹ سائٹ کیا ہے، کوئی انٹرنیشنل پریسیڈنٹ سائٹ کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں غیر آئینی ہے. آپ کنڈیشنلی الاؤ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر کے، اتنا بڑا معاملہ اور اس کے ایفیکٹ اور اس کی امپریشن تو لوگوں میں چلا جائے گا کہ جی جب کل ہیڈ لائن لگیں گی. اچھا آپ کیوں اس کو کنڈیشنل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کنڈیشنلی انہوں نے کہا کہ جب ہمارا یہ مشروط ہے ہمارے فائنل فیصلے تک جو ہم کیس سن رہے ہیں، جو 1 سال سے 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کیا سپریم کورٹ نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹرائل غیر، جی 13 دسمبر سے لے کے اب پھر کل 13 دسمبر تو 1 سال ہو گیا. 1 سال میں سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر یہی آج جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بہتر ہوتا کہ چھٹیوں سے پہلے کر لیتے. 13 دسمبر کو پچھلے سال ہی کہہ دیتے کہ جی جو آپ فیصلے اناؤنس کر دیں اور جو یہ فیصلے ہیں فوجی عدالتوں کے یہ مشروط ہوں گے ہمارے فیصلے کے ساتھ. اگر ہم ٹرائل کو غیر آئینی ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو 1.5 سال گزار چکے ہیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹرائل غیر آئینی ہے تو کیا دوبارہ اے ٹی سی میں ان کے ٹرائل چلیں گے؟ دوبارہ پھر سزائیں بعد میں کیا ہوگا جب فیصلہ اگر تو یہ چیز ہے، بہت سی چیزیں ہیں عدالت پہ سوالات. آپ کا اس میں مطلب امپریشن کیا ہے بائی اینڈ لارج کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے پتہ چل جائے کہ کس کو سزا ہو رہی ہے اور کس نوعیت کی سزا ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کی مناسبت سے فیصلہ دیا جائے گا؟ مین سوال یہ تھا کہ جو لوگ ہیں وہ جیل میں آ جائیں، جیل مینول ان پہ اپلائی ہو، ملٹری کسٹڈی میں ہے، جیل مینول میں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو یعنی آپ سمجھتے ہیں ملٹری کسٹڈی میں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو 85 لوگ ہیں جو آپ کا ہے نا معاملہ کہ سوال تھا کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید والا معاملہ، وہ ظاہری بات ہے جو چارج شیٹ آئی ہے، چارج شیٹ سے آبجیکٹو تو گین ہو چکا ہے. جس دن سے فیض حمید گرفتار یہ کسٹڈی میں لے گئے ایک پریشر آیا ہے پی ٹی آئی پہ، اور وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کا اندازہ حکومت کو بھی ہو گیا ہے کہ اس کے بعد آبجیکٹو بھی حل ہوئی ہیں، ہر طرف سے چیزیں رک گئی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ چارج فریم ہوا ہے، چارج فریم میں وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں جو جس سے یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی اس میں یعنی امپلیکیٹ کر سکتے ہیں، مزید اس پہ ان پہ پی ٹی آئی پہ پریشر پڑے گا. تو فائنل فیصلے سے زیادہ جو یہ ٹائم ہے 2-3 مہینے، اس میں زیادہ پریشر پی ٹی آئی پہ آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھنے پہ بھی مجبور ہو رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ، آپ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، آپ کو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ حکومت یا ریاست مجبور بھی ہو رہے ہیں ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو؟ نہیں، پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، ریاست کو اور حکومت کو. تو اس وقت حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ عدالتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو بھی تو حکومت اس وقت میرا خیال ہے کمفرٹیبل پوزیشن، بہت ہی کمفرٹیبل. اختیار صاحب نے اسی وجہ سے وہ بے ساختہ اس بات پہ مسکرائے بھی ہیں. حامد رضا صاحب آپ بتائیے گا، حکومت تو کمفرٹیبل ہے، تو جب وہ لوگ کمفرٹیبل ہیں وہ آپ سے مذاکرات کیوں کریں؟ یہ ایک بڑا پرائمری سوال ہے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کمفرٹیبل تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب وہ بھی کہتے تھے میں ان چوروں سے کیوں بات کروں، ان کو این آر او کیوں دوں. تو جب آپ لوگ کمفرٹیبل تھے تب یہ سٹانس تھا، اب آپ لوگ جب پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں، ٹربلڈ ہیں، تب یہ ایک الگ موقف ہے. اور یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کے آپ بھی ممبر ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے کیا ہم نے یہ بھی نہیں سنا تھا بالکل 1 ماہ پہلے کہ یہ دروازے مذاکرات کے بند ہو چکے ہیں؟ یہ خان صاحب کا از خود بیان تھا اور اسی کے بعد پھر 24 کی احتجاج کی کال دی گئی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی.
دیکھیے مشکل میں جو سیاسی ورکر ہے اس کے لیے کبھی مشکلات نہیں ہوتی. میں اس وقت بھی اسلام آباد سے آج نکلا ہوں, قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا, اپنی ضمانتیں کروائی ہیں. ابھی میں سفر میں ہوں. میں نے صبح فیصل آباد کے اندر جو میرا ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے اپیئر ہونا ہے. کل میں نے رات کو پشاور پہنچنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر کو یا پولیٹیکل جماعت کو ان مسائل میں الجھا کر اس جماعت کا وجود ختم کر سکتے ہیں یا اسے کرائسس میں لے کے آ سکتے ہیں, تو آج مسکرانے والے جو ہیں, یہ مجھے یاد ہے 12 اکتوبر 1999 کو یہ رو رہے تھے, بلکہ رونے کے لیے یہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے. آج سچویشن ٹوٹلی چینج ہے. آج اس عمران خان کی آواز کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. ریاست کو ان لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے گولی کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, شیلنگ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے, بروٹل فورس کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ آج مشکل وقت ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے. ہم بھی یہ وقت گزار لیں گے. ڈرنا اس وقت سے چاہیے جو آج ہنسنے والے ہیں, جن پر کل یہ وقت آئے گا تو یہ تو 2-3 منٹ ماریں گے ادھر سے انگلینڈ فرار ہوتے ہوئے یا کسی ملک میں فرار ہوتے ہوئے. کہ مذاکرات کی بات دیکھیں, میں آپ کو اس کے اندر 2-3 چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. مذاکرات کے اوپر کبھی حکومت کی سنجیدگی پہلے ہی نہیں تھی. ایک نیریٹو پی ٹی آئی کے خلاف ڈیولپ کیا گیا تھا کہ ہم شاید مذاکرات نہیں چاہتے. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے, میں بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر رہا ہوں کہ کل گزشتہ روز جو چند لوگوں کی طرف سے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی مجبوری کے اندر یا کسی لاچاری کے اندر کہ مذاکرات کی طرف آئے ہیں, یہ صرف حکومتی نیریٹو جو تھا ہمارے خلاف کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی دی ہے. کسی نے نہیں مذاکرات کرنے تو جائے شوق سے, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر. اچھا, ہم نے کیا لوز کرنا ہے؟ ہمارے گھر آپ نے برباد کر دیے, ہماری فیملیز آپ نے برباد کر دی, ہمارے خاندان آپ نے تباہ کر دیے, ہمارے ورکر آپ نے شہید کر دیے, ہمارے ہزاروں کارکنان آپ نے جیل کے اندر ڈال دیے, وہ عمران خان کو آپ نے 1.5 سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا. تو what else we have to worry about. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے ایک پازیٹیو جسر کے طور پر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. 100 بسم اللہ نہیں کرنا چاہتے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. آپ نے حامد صاحب ایک بات فرمائی, آپ نے کہا یہ حکومت کی طرف سے غلط ہے, آپ کے خلاف دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تو چاہتے ہی نہیں تھے مذاکرات اور آپ لوگ میں نہ مانوں کی رٹ میں مبتلا ہیں. لیکن یہ بتائیے گا, کیا مہینہ پہلے 24 کا جب احتجاج اناؤنس ہوا تھا, خان صاحب نے کیا خود یہ بیان نہیں دیا تھا جو ہر جگہ ہم گردش بھی ہوا اور بھرپور اس پہ پروگرامز بھی ہوئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مذاکرات کے دروازے اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بند ہو گئے؟ اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جی؟ سیاست کے اندر آپ ایک سٹیٹمنٹ لے کے تو اس کے اوپر نہیں چلتے ہوتے. جب معروضی حالات تبدیل ہوتے ہیں, جب گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہوتی ہیں, تو آپ اپنے موقف کے اندر پازیٹیوٹی یا اپنے موقف کے اندر اختیار صاحب مسکرا بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. میں پوچھتی ہوں کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں نا جی. آپ میری بات کو آپ کائنڈلی اس کو نا, اگر آپ چلا سکیں آپ کٹ نہ کیجئے گا. اگر چلا سکیں تو پھر میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو 48, 65, 71 کارگل پاکستان کے فائنانشل ڈیفیسٹ کا ذمہ دار افواج پاکستان کو قرار دیتا تھا, آج وہی بندہ اس افواج پاکستان کا سپوکس مین بنا بیٹھا. ٹھیک ہے, وہ موریلٹی کے اوپر بڑے بڑے خواجہ آصف کی آپ غالباً بات کر رہے ہیں. جی میں یس ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈیفنس منسٹر پاکستان. انٹائر پارٹی ٹھیک ہو گیا. جو اسی جو آپ دیکھیں جنرل فیض کی ابھی آپ اپنی انٹرو میں بات کر رہی تھی اور اسناد ملک صاحب بات کر رہے تھے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جنرل فیض کے جب آپ پولیٹیکل لنکس کی بات کریں گے یا تعلقات کی بات کریں گے تو پھر آپ کو جنرل فیض کے وہ آخری دن بھی نکالنے پڑیں گے جس وقت موجودہ حکومت کے بڑے بڑے وزراء اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کافیز پی رہے تھے. یہ تو بہت آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے حامد صاحب. I must say this is breaking news, کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ ان کو نتھی کرتے ہیں آپ کے پرانے بیانات کے پیش نظر. لیکن اختیار صاحب اپنے ڈرائنگ روم چیٹس کا, اپنی پرائیویٹ محفلوں کا آپ بھی تھوڑا تذکرہ فرمائیں. اور یہ جو آپ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, یہ بات بھی درست ہے. وہ تو آپ کہتے ہیں اب آپ ان کا کیا اور مزید ان کے ساتھ آپ کر لیں گے, ان کے ساتھ تو آپ نے ہر طرح کی انتہا عبور کر دی آپ کی حکومت نے فسطائیت کی. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. ابھی تو آغاز ہوا ہے, ابھی تو جنرل فیض کا جو کھاتا ہے وہ کھلا ہے.
اور اس کے سارے تانے بانے ان کے لیڈر کے پاس جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو حامد رضا صاحب کے عمران خان لیڈر ہیں یا نہیں ہے. اس وقت تو یہ پارٹی میں یا تھے یا ان کی الگ پارٹی تھی, الگ جماعت تھی. آئی ڈونٹ نو کیا ان کا سٹیٹس ہے, ان کو تو خود نہیں پتا, اور ان کی پارٹی کے بھی لوگوں کو, عمران کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں ہے, مجلس وحدت المسلمین میں ہے, پی ٹی آئی میں ہے یا آزاد ہے. لیکن جنرل فیض کو جس طرح آپ نے پولیٹیسائز کر کے ان کو یوٹیلائز کیا پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی جمہوریت میں, پاکستان کی پارلیمانی فضا کو جتنا آپ نے پراگندہ اور آلودہ کیا, میرے خیال میں وہ چیزیں آپ پر ثابت ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ بات کریں گے اور ڈی جی آئی کے ساتھ بات کریں گے. ان کے ساتھ کون بات کرتا ہے؟ آج کیا مجبوری آپ کو پڑ گئی ہے کہ آپ کو چوروں کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے؟ کل تک تو آپ ہمیں چور کہتے تھے نا, اب آپ کا وہ کہتے نا آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. میں پھر بھی آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, آپ نے تکبر کیا تھا. اور حامد رضا صاحب آپ ہمیں کیا بھگتنے کی بات کرتے ہو کہ آج آپ کی باری ہے, کل آپ کی باری آ سکتی ہے. ہم اپنی باریاں بہت گزار چکے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میں وہ بندہ ہوں جو اس جمہور کے لیے اپنے 3 ناخن نکلوا چکا ہے. میری 4 انگلیاں توڑی گئی ہیں ریاستی تشدد میں. آپ نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے. آپ اس بندے کی بات کر رہے ہو کہ وہ بڑے گریس کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں. جتنی گریس کے اللہ کسی کو نہ دکھائے اختیار صاحب, نہ آپ کو نہ ان کو, جتنا وہ گریس کے ساتھ. حامد رضا صاحب میں نے آپ کو سنا ہے, ذرا پلیز اب سننے کی آپ بھی ذرا گنجائش ہمت کریں. ہاں پھر بعد میں آپ رسپونڈ ضرور کیجئے. جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں گریس کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ ادھر اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس کے پاس ملاقات کے لیے جو جاتا ہے, آپ بھی گئے, لیکن آپ بھی اللہ کو گواہ بنا کر وہ بات نہیں کر رہے کہ وہ کتنی چیخیں مار رہا تھا. وہ کہہ رہے کہ بم پھوڑ دو, بندے مار دو, خون بہا دو, دہشت گردی کر دو, انتشار اور فساد بپا کرو, فوج کے خلاف کرو, عدلیہ کے خلاف کرو, پارلیمان کے خلاف کرو, جمہوریت کے خلاف کرو, لیکن مجھے جیل سے باہر نکالو. یہ تو ویسے نہیں ہم نے سنا ہے اختیار صاحب. بیٹھا ہوا کیا یہ ایگزیجریشن ہے آپ کی طرف سے بہت زیادہ؟ وہ آپ کہتے ہیں بم پھوڑ دو, خون بہا دو, یہ تو بات ہم نے سنی تو نہیں کہیں. ان سے پوچھیں اور ان کو حلف دے کر یہ بات ان سے پوچھے کہ یہ قرآن اٹھا کر یہ بات کرے کہ اس طرح اگر نہیں ہے تو پھر یہ آگے بات کرے. اچھا آپ تو بڑے وثوق سے کر رہے ہیں. بتا رہا ہوں یہ ہمیں ان کا پتہ ہے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں. کیا یہ نہیں بتائیں گے تو میں کبھی آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں گا جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے. بات ایسی ہے کہ جو ابھی یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس سے بھی چیزیں واضح ہونے لگی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آپ کو یہ 9 مئی کے بعد آنکھیں دکھا کر ہم سے این آر او مانگ رہے تھے. آج 26 نومبر کے بعد یہ ترلے کر کر ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او بھی لے لو, ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے. اچھا کریں گے, چلیں گے بھی. آپ نے بڑی خبر دے دی کہ آپ کریں گے. بہرحال آپ ذرا سن لینا. سب سے پہلے ان کو معافی مانگنی ہے 9 مئی کے واقعات پر. سب سے پہلے ان کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ 26 نومبر کو ریاست نے گولی نہیں چلائی ہے. نہیں چلائی انہوں نے تو کرمنل کمپلینٹ دائر کر دی ہے سر آپ کے وزیر, میں کہہ رہا ہوں آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے باقاعدہ عدالت وہ چلے گئے ہیں اب تو. I bet and I challenge the whole entire PTI, جتنی ان کی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جتنی قیادت ہے, میں سب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں. ان کے پاس پشاور ٹول پلازا سے لے کر ڈی چوک تک 1 منٹ کی ویڈیو ہے. ان کے اکاؤنٹس پہ پڑی ہے, ان کے ٹک ٹاک پر پڑی ہے. اگر نہیں ہے تو گولی لگنے کی, گولی چلانے والے کی اور گولی لگنے والے کی ویڈیو نہیں ہے. ورنہ یہ فلسطین کی, غزہ کی اور شام کی ویڈیوز اٹھا کر اس کو پوسٹ نہ کرتے. اب یہ ڈرامہ کر رہے, یہ پاک فوج کو بدنام کر رہے, تو اس کو انوالو کر رہے تھے. حامد صاحب کوائٹ این ایلیگیشن. ذرا میرے جب یہ کہتے ہوتے تھے, چلے مکمل کر لیں. حامد صاحب وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں, چلے مکمل کر لوں. ہاں کر لیں, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی اب ان سے یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ آپ اپنی فوج میں جو الزام لگاتے تھے, تو یہ تو وہی فوج ہے جس کو آپ کل کہتے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. آج آپ کا کیا لگتا ہے, معمول لگتا ہے
नाना लगता है, आज आपका क्या है, या कुछ नहीं लगता, सोतेला हो गया है। आप फौज को भी बदनाम करते हो, रियासत को भी बदनाम करते हो, और आप अब इन्होंने नया ड्रामा जो शुरू किया है मिसिंग पर्सन्स का। हाँ। इनसे पूछो कि मिसिंग पर्सन्स के आईडी कार्ड दे दो, उनके नंबर दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो। नहीं तो सर उन्होंने अगर क्रिमिनल कंप्लेंट करवाई है, आपसे अर्ज करूं मैं इख्तियार साहब, तो वो कुछ ना कुछ तो देंगे ना अदालत को। अदालत भी उनसे मांगेगी जो उन्होंने आपके इतने बड़े आपके वजीर आजम तक को उन्होंने नामजद कर दिया है। मोना, just take my words, let them come to the court, we will face अच्छा कोर्ट में आए, इनके सारे आप कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलें, I'll take this across। आपने तो कई सारे इल्जाम लगा दिए, लेकिन इख्तियार साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, जब मैं आपकी तरफ लौट के आऊंगी ना, ये जो मुलाकातों का जिक्र किया था ना हामिद साहब ने, आई थिंक दिस वाज क्वाइट अ न्यूज़ कि आपके लोग भी मिलते रहे हैं फैज अमीन साहब से। अदर प्रोग्राम एज़ वेल, आप मेरा पहले जवाब ले लें। मैं देखिए 2-3 चीजें मैंने अब पूरी गुफ्तगू बड़े ठंडे दिमाग से सोची है और मैंने सुनी है, मैंने दरमियान में इंटरवीन नहीं किया। अब जरा मेरा जवाब सुने। ये जो मौसूफ हैं ये फरमा रहे हैं कि 3 उंगलियों के नाखून कटवा के मेरे से पूछ रहे हैं क्या कुर्बानी दी है। मेरे बाप की लाश है, मेरा बाप असैसिनेट हुआ। भाईजान, आप अपने 3 नाखूनों को मेरे बाप की असैसिनेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। दूसरी रह गई बात, आपने जेल में बात बताएं कि वो इमरान खान ने जनाब ये कहता है की बात कर रहा हूं, इनकी बात नहीं कर रहा। बात कर मुकम्मल कर लें सर। हाँ, वली साहब मुकम्मल कर लें। मैं कलमा पढ़ के ये कह रहा हूँ, मुनालिम साहब एक सेकंड मेरी बात सुने। मैं कलमा पढ़ के ये कह रहा हूँ, और अगर मैं ये गलत बात कहूँ तो मेरे पे खुदा की लानत हो, और अगर इस शख्स ने ये बात कही हो तो इस पर खुदा की लानत हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज के दिन तक एक मर्तबा इमरान खान ने मुझे ये बात या हम में से किसी शख्स को ये बात नहीं कही कि रियासत पर चढ़ दौड़ो, तुम जनाब ईंट से ईंट बजा दो, तुम हमले कर दो, तुम ये चीजें कर दो। मैंने कलमा पढ़ के इतनी बड़ी बात कही है। जहां तक रह गई इनकी ये चीज की बात कि वो जनाब अभी तो इब्तदाई इश्क है, ये इश्क जनाब हमने बड़े देखे हैं। इसी इब्तदाई इश्क के अंदर 4 दिनों के अंदर अभी पूरी नून लीग की क़यादत अंदर थी, और इसी पैक करके तो पाकिस्तान से फरार हो चुका हुआ था, पाकिस्तान से जा चुका था, जाके जद्दा बैठा था, और जाकर तो वो झूठ फोकस बैठा हुआ था। इश्क के इम्तिहान हमने उस वक्त भी देखे हुए हैं जिस वक्त इसी अफवाज पाकिस्तान को किसने कहा था कि कुलभूषण जाधव के हवाले से, किसने कहा था कि मुंबई बम अटैक के अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है, किसने यहाँ के अजमल कसाब का एड्रेस दिया था, किसने ये कहा था कि मेरी फौज का जो जर्नैल है उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये भाषण हमें न दें, हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। इब्तदाई इश्क छोड़ें, आप इंतहाई इश्क तक पहुंच जाएं। इंशाल्लाह इस इंतहाई इश्क के बाद जब हमारे इश्क की इब्तदा आएगी तो कम नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छा ये जो बात है ना, ये PMLN के लोगों को सारे लोग बावर करा रहे हैं PTI के आप लोग अपने भी वक्त में आप फिर भूलिएगा नहीं। हामिद साहब, आई थिंक यू गॉट टू गो। मैं इसलिए आप मुझे ये बताएं, ये जो बातें मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं या हमारे पे फोकस कर रहे हैं, आपको ख्वाजा आसिफ साहब की फ्लोर ऑफ द हाउसेस तकरीर भूल गई? करेक्ट। लेकिन सर एक बात मैं अर्ज करूं आपसे हामिद साहब, उन्होंने आपके भी तो बयानात गिनवाए हैं। अब ये दोनों इतराफ के बयानात की एक जंग है गोया। उन्होंने वो जो वालिद का बयान था शहरियार आफरीदी साहब ने गालिबन वो कहा था। मेरी बात सुने मुलाम साहब, आपने 5 मिनट उन्हें दिए, आपने 3 मिनट मुझे पूरे नहीं दिए। नहीं आपका ही टाइम है, मैं आपसे ही अर्ज कर रही हूँ, आपका टाइम है। 12 लाशों के ऊपर उठा के इन्हें लेके आए, पूरा खुतबा आपने सुना दिया, और क्या चाहते हैं? इन्हें मैं वो मिसिंग पर्सन दिखाता हूँ। अब बर्दाश्त नहीं आएगी दरमियान के अंदर 3 नाखून निकलवा लेने से बंदा को तमगा जमहूरियत है मेरे पास बर्दाश्त है। सर आपकी तो अपनी पार्टी है, वो जमात आपके पास तो डुअल नेशनैलिटी है। शुरू से लेके आज दिन तक मिलान किया है। आपने एक इल्जाम लगाया, मैंने कलमा पढ़ के आपको उस बात का जवाब दिया है। अब आप कलमा पढ़ के ये बात कहें कि इमरान खान ने ये बात कही है, और मैंने साथ ये बात कही है कि अगर ये बात ना हो तो उस पर झूठे पर खुदा की हाल पे रहम करें। आप छोड़ दें। मैं गवाह, मेरा वालिद गवाह है। जिस वक्त नवाज शरीफ हरम शरीफ में बैठ के ये कहता था कि मैंने परवेज मुशर्रफ के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, एक नहीं 5 गवाह आप ही की पार्टी के, जिसमें से आज भी 2 आपकी पार्टी के अंदर हैं, उनसे कहें अपने सर पर तो उसने वहां पर बैठकर हरम शरीफ के अंदर ये बात। जी इख्तियार साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है हमें, लेकिन आप जवाब फरमा दें। बाकी जो आपसे होता है आप कर लें,
कोई है रिबटल आपके पास इख्तियार साहब who had testified against मियां साहब? मुझे टोकना नहीं है, या ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आ जाए, मैं इनको फिर भी बात करता हूँ। वो अपने प्लेटलेट्स गिरा के ब्रेक ले लें, मुझसे भाग नहीं। ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक के बाद इनको राइट फेयर इनफ। हम ब्रेक का चूंकि आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। खैर ब्रेक से पहले हो गई हैं। हसनात साहब को भी सुनते हैं कि वो क्या हाउ डज ही मेक आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन। बहुत सारी दिलचस्प बातें, मैं क्या कहूँ उन्हें, और बड़े संगीन किस्म के दोनों तरफ के इल्ज़ामात हैं जो ब्रेक से कबल हमने सुने। अभी ऑन दिस साइड ऑफ द ब्रेक वी आर ऑल्सो हेयर बाय जॉइंड बाय शाहिद खटक साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ओके, हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं। वो चूँकि अब नुमाइंदगी करेंगे और वो क्या कहेंगे, वो जो कमान छोड़ी है हामिद साहब ने, वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हसनात साहब, अभी ब्रेक से कबल कई सारी बातें आपने सुनी हैं, आपका इसमें क्या ख्याल है? ये जो मेरे लिए खासी दिलचस्प बात थी, ये जो फैज़ हमीद साहब के हवाले से हामिद रज़ा साहब एक इंकशाफ करके गए हैं कि PMLN के लोग भी उनसे आखिरी दिनों में मिलते रहे हैं और बहुत कुछ होता रहा है। आपके पास कोई खबर है? देखिए, बिल्कुल जनरल फैज़ के तो हर जमात के साथ तल्लुक़ थे और नून लीग के साथ भी थे, और नून लीग के अंदर भी बहुत से लोगों को यहाँ से बैरून मुल्क भेजने में उन्होंने बड़ी हेल्प की। और आर्मी चीफ के लिए कौन ख्वाहिशमंद था कि उनको बनाया जाए, वो भी सबको मालूम हो जाना चाहिए कम अज कम। नहीं, वो तो थे ही थे, लेकिन उनकी लॉबिंग कौन कर रहा था नून लीग के अंदर? ये सारी चीज़ें भी मेरा ख्याल है पब्लिक आ जाएंगी। बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं वो खुद ही आ जाएंगी अनकरीब। तो मेरा ख्याल है कि वो आखिर में तो उनको भी मालूम हो गया था कि क्या सिचुएशन है। खैर नवाज शरीफ साहब की वो अपनी सिचुएशन थी, वो अपने हिसाब से चले। बारकब जो ये मामला है इस वक्त PTI का, वो ये है कि जो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, वो इनकी एजुटेशन वाली, उसमें वर्कर तो इनके साथ रहा, लेकिन जब पॉलिटिकल डिसीजन लेने थे वहाँ इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कामयाब नहीं रही। कि अगर आप आए संजानी चले जाते तो आपको जो मुज़ाकरात की ऑफर थी वो ले लेते और बातचीत शुरू हो जाती। अच्छा, ये फरमाइएगा, और इसी तरह आप और कई ऐसे मौके थे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की बात थी, बिल्कुल टाइम यानी दिनों के 10 दिनों का फर्क रह गया था, बिल्कुल मुआहदा हो रहा था नून लीग और PTI में। तो उस वक्त भी ये बात, ये जो 23 की बात है उस ज़माने में ऐसे इसी तरह मई 2022 में जब ये लॉन्ग मार्च किया पेशावर से इमरान खान साहब ने, उस वक्त ये इतलात थी कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर तैयार हो गई है जी कि ये तो इलेक्शन का अनाउंस कर रहे हैं वो, लेकिन जब लॉन्ग मार्च आया और फिर वो इस तरह की तकारीर हुई, फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं हम, तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारा मोबिलाइज भी कर लेते हैं लोगों को, लेकिन आखिर में जहाँ जो एक उसको पोलिटिकल वे में उसको हल निकालना, वहाँ इनका फेलियर आ जाता है। लेकिन तो क्या खान साहब की ये वाली बात दुरुस्त है जो गुज़िश्ता रोज़ मीडिया में रिपोर्ट हुई है हर जगह की, वो कह रहे हैं कि जेल के बाहर तो मैं देखता हूँ सारे लोग खुश हैं, तो उनकी पार्टी में जो ये कॉम्प्रोमाइज़ होने का, जेल के बाहर वाली क़यादत के कॉम्प्रोमाइज़ होने की जो बातें कई तरफ से हम सुनते हैं, ये इसमें कुछ है वजन फिर इन बातों में कि वो लोग ठीक से मामला आगे नहीं बढ़ा पा रहे खान साहब का? नहीं, अब उसमें खान साहब को भी क्लियर होना है ना कि, और इन्होंने भी कि क्या एक स्ट्रेटजी, खान साहब का तो यही है कि हमें एग्रेसिव ही रहना है, हाँ। एग्रेसिव स्ट्रेटजी रखनी है। तो और इसी वजह से वली साहब की बात सही हुई जो वो कह रहे हैं कि वो खान साहब कहते हैं कि जी आप नहीं, वो अब उनकी वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो मे भी ना हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो ये बातचीत इन्होंने शुरू की है, अब देखना है कि क्या वो इस पे ऑन बोर्ड हैं या नहीं है। वो उनका ये है कि जो हमारे साथ जो कुछ हुआ डी चौक में, हम इसको चीज़ को हर जगह हाईलाइट करें, तो वो तो बज़ाहिर नहीं हो रहा। उस तरह जो चीज़ 2 दिन में नजर आई, बज़ाहिर ये लगा है कि उस चीज़ को ये आगे नहीं लेके गए। तो स्ट्रेटजी जो पार्टी की है वो ज़रा डिफरेंट है, इमरान खान साहब की सोच ज़रा और है। तो क्या वजह है कि जो स्ट्रेटजी पार्टी की है वो लोग अक्कासी नहीं कर पा रहे? वो कहते तो हैं कि खान साहब के अलावा कोई हमारा लीडर नहीं है, तो वो अक्कासी करें ना खान साहब की स्ट्रेटजी की। देखिए, अब इसमें ये खुद ही बता सकते हैं कि क्यों नहीं ये मामला आ रहा है, कि क्या वजह आ रहा है। अहम बात की है, आपका भी यही इंप्रेशन है कि वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए, इमरान खान और उनका वर्कर जो है वो करीब है, लेकिन जो पार्टी के 2nd टियर 3rd टियर जरा उनकी अप्रोच जरा डिफरेंट है। मे भी उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उन्होंने चीजों को मुख्तलिफ देखना है, और शायद उन्होंने खुद जो भी चीज होनी है उसका नजला भी उन्हीं के ऊपर आना है ना, ये भी रीजन है। तो वली साहब, अभी आप जो क्लैरिटी देना चाह रहे थे ब्रेक से पहले वो आप जरूर फरमाएं, क्योंकि कई सारे इल्जामात हैं और संगीन नौयत के। दूसरा अभी जैसे कह रहे थे ना हसनात साहब
मैं बेग योर पार्डन से मेरा अर्ज मुकम्मल सुन ले। ये मैं अर्ज कर रही हूँ कि अभी हसनात साहब कह रहे थे ना कि शायद ये सब एक हो रहा है इमरान खान साहब को मजीद डराने के लिए या PTI को डराने के लिए कि वो डर के मुज़ाकरात की मेज़ पर। मेरा सवाल और अर्ज आपसे ये है कि क्या PMLN को भी नहीं डराया जा रहा, क्योंकि फैसल वाडा साहब रोज़ बरोज़ खान साहब के हक़ में भी एक तो उनके बयानात थोड़े आपको पता है वो ट्रांजिशन हो गए, और दूसरा वो हुकूमत को भी आड़े हाथों लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो आपको पता है फैसल वाडा साहब की बात तो खासी आपको पता है अहमियत की हामिल होती है, तो आप लोगों को भी क्या डरना नहीं चाहिए? एंड मीनवाइल शाहिद खटक साहब ऑल्सो जॉइन्स अस, वेरी वार्म वेलकम शाहिद साहब, आपको मैंने ब्रेक से कबल भी खुशामदीद कहा था। मैं आपकी तरफ आती हूँ, इख्तियार साहब की बात सुन जी। एक तो साहबजादा हामिद रजा साहब चले गए, जवाब तो मैंने उन्हीं को देना था और मैंने उन्हीं को बताना था कि वो कुछ हकायक को मसख करके कौम के सामने रख रहे थे, और एक मजहबी जमात के साथ ताल्लुक होने के बावजूद अपनी जमात से भी PTI से भी डुअल तो उनकी, अब उसको मैं क्या कहूँ, एफिलिएशन कहूँ या नेशनलिटी कहूँ कि उनकी पार्टियों की है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो गलत है और कसम भी झूठी उठा रहे थे। मैं ये बात अल्लाह पे छोड़ता हूँ, और ये स्टेज, ये मौका, ये TV, ये चैनल, ये याद रखें, एक दिन एक बंदा आपके पास आएगा या मैं या कोई और इनकी पार्टी का आएगा, और जो मैंने आज आपको बात बताई है वो इस बात की तस्दीक करेगा कि असल हकायक क्या है। अब बात यह है कि PTI ये चाहती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये चाहते ये है कि मुज़ाकरात भी हों, इनको हम रिलीफ भी दें, इनको NRO भी दें, और ये सुरखरू भी रहे। मतलब वो बच्चा जो एक घर में शैतानी करके पकड़ा जाता है ना, वो फर्श पे जब आप उसको अटेंशन नहीं देते वो और जोर जोर से लुढ़कता है और चीखता है और रोता है। इन्होंने वो वाला तरीका अपनाया हुआ है, इस तरह नहीं होगा। अब तक आपको ये नहीं समझ आई कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, एक पॉलिटिकल लीडर का रख रखाव, बर्ताव, अखलाक वो होता क्या है। सबसे पहले ये चीजें सीखें। पार्लियामेंट में तो आप बदकिस्मती से आ गए, ये जनरल फैज ना होता तो आपकी हुकूमत 4.25 साल चलनी थी, नहीं चलनी थी। ये अगर बाजवा साहब ना होते तो आपकी हुकूमत बननी थी, नहीं बननी थी। साकिब निसार ना होते तो आपकी हुकूमत बननी थी, कभी भी नहीं। नवाज शरीफ पर बात करने से पहले बंदा अपना कद काट देख ले, अपना कद काट देख ले। बाजवा साहब के हवाले से सर आपकी जमात को खास नाराजगी नजर आती, मैं आपसे बसदे एहतराम अर्ज कर रही हूँ। आपके भी सारे तनकीद के निश्तर फैज साहब की तरफ तो हैं, लेकिन बाजवा साहब के ऊपर आप तो पहले बहुत सबसे बड़े तो बिगल नवाज शरीफ साहब ने खुद बजाया था उनके खिलाफ, लेकिन अब आजकल वो बहुत खास ही चुप्पी इख्तियार कर गए। बाजवा साहब ये नहीं कि उस पे, मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम उन पे कितनी तनकीद करें? जितना हमने बाजवा साहब के खिलाफ तनकीद फैज साहब जितनी तो करें ना, कम से कम ईमानदारी का तकाजा। लेकिन जनरल फैज जो थे वो फिर नीचे उतर कर हर जगह पर उन्होंने गंद फैलाया हुआ था, पूरे सूबों में, वफाकी वुज़रा में, पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें दरारें डालना, लोगों को पकड़ना, जेलों में बंद करना। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास कौन गया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को किसने ब्लैकमेल किया था। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे, चेयरमैन नेब, उसको कौन ब्लैकमेल करता रहा 4.25 साल, अपनी मर्जी के काम उनसे कराते रहे। दैट वाज जनरल फैज। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि ये आपके सामने ये बात आ जाएगी। हामिद रजा साहब तो भाग गए, मैं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जनरल फैज जो था वो इमरान खान की PTI के अस्करी विंग का सरबराह बन चुका था। ये बात आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अस्करी विंग का आपने कहा सरबराह बन चुके हैं। हाँ, PTI में एक अस्करी विंग बनाया गया, जिसका प्रोग्राम और मकसद ये था कि मुल्क के दीगर मकबूल लीडर्स और पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनको खत्म किया जाए। एक जिस तरह यूथ विंग होती है, जी बिल्कुल, उनको असैसिनेट करने के लिए ये जी ऐसा ही है। ये इमरान खान की अस्करी विंग का प्रोग्राम था। ये तो मैं बार बार इख्तियार साहब आप तो आज ना जैसे कहते हैं आप एक के बाद एक आप क्या कहेंगे उसको, आप सियासी सिक्सर मार रहे हैं, लेकिन अब ये बाउंड्री के बाहर है या ये कैच हो रहे हैं। शायद खटक साहब इसका जवाब फरमाए। उन्होंने और एक संगीन इल्जाम लगा दिया है कि आप लोगों ने तो कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था इन लोगों के। आफ्टर अ ब्रेक, सो बेग योर पार्डन, मुझे ब्रेकअप हो रहा है।
जी वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खट्टक साहब, ओवर टू यू। कई सारे इल्जामात हैं, प्लीज इनका जवाब फरमाइए। आप लोग बाकायदा कत्ल करने का भी मंसूबा बना रहे थे अस्करी विंग के जरिए, जो कि इसमें एलिजिडली वली साहब ने कहा है कि वो फैज साहब ऑपरेट करते थे आपके लिए। देखिए वली साहब जो है वो बेचारे अपने पार्टी में इस टाइम खुद बड़े क्राइसिस में हैं, और इस टाइम वो जो इधर टीवी पे आके बैठते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम खुद अमीर मकाम के ज़ेर ताब हैं। उनकी जो खिदमत है अपने पार्टी के लिए वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे इस टाइम। तो मैं सिफारिश करता हूँ कि किसी न किसी जगह पे उनको एडजस्ट किया जाए। तो उम्मीद है कि मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे इसके ऊपर। देखिए, इससे पहले कि मैं जनरल फैज या इन मामलात के ऊपर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप टॉपिक जो है वो डी चौक के उन शहदा के ऊपर रखें, आप डी चौक के उन जख्मियों के ऊपर रखें कि जिनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई, और वो निहत्ते लोग जो एक अपना जमहूरी राइट इस्तेमाल करने गए थे, उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ खड़े किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया जो हमारे हैं, आप जैसे लोग, वो इस इशू के ऊपर भी बात जरूर किया करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो है उनके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन वो पुरअमन लोग जो इस्लामाबाद आए, वहाँ पे पुरअमन तरीके से अपने जायज मुतालिबात के लिए प्रोटेस्ट करने आए, उनके ऊपर फायरिंग करना, उनको जेलों में डालना, उनके घरों उनके जो शहीद हैं वो उनको ना देना, ये वो इस टाइम मेरे लिए ये चीज बहुत अहमियत की हामिल है कि मैं उन लोगों के लिए बात करूं, मैं उन लोगों की आवाज बनूं आप मीडिया के तवज्जुह से। लेकिन ये जी आप गैर जरूरी चीजों में हमें उलझा रहे हैं कि जनरल फैज या फलाना या ढिंगाना। देखिए, जनरल फैज जाने तो फौज जाने, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है जनरल फैज, क्योंकि वो भी आर्मी का ही जनरल था, ना वो तहरीक इंसाफ का था, ना वो किसी दूसरी जमात का था। ये देखिए, ये इल्जामात लगाते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जनरल फैज DGI कब बने? उनका रोल क्या हमारी हुकूमत आने से पहले था या हमारी हुकूमत आने के बाद उनको DGI लगाया गया? ये देखिए, जितने भी आप अगर माजी की तरफ मैं आपको ले चलूं तो ये खुद ये जो है ये ज़ियाउल हक के पैदावार हैं, MRD के पैदावार हैं। इनकी परवरिश जो है वो मिलिट्री ने की है। ये आके इधर जमहूरियत के भाषण देते हैं। ये परवेज मुशर्रफ को इन्होंने लगाया था, यही लोग लेके आए थे, फिर उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने इनको लताड़ा। देखिए, इनका माजी यही है, जो बंदा रिटायर्ड हो जाए इससे पहले इन्होंने। ले खट्टक साहब, मैं अर्ज करूं, आपने कहा कि फैज साहब भी फौज के ही थे जनरल, जाहिर है कि फैक्चुअल बात है, लेकिन खान साहब के बयानात तो ऑन रिकॉर्ड है ना। वो कहते हैं कि ये असेंबली पार्लियामेंट को मैनेज करने में हेल्प करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें एज DGI। ये खान साहब का अपना बयान है, हमारी तरफ से कुछ भी इसमें आप समझे इजाफी बात नहीं है। आप गलत इंटरप्रिटेट करिए इमरान खान साहब के बयान को। इमरान खान साहब ने कहा चूंकि अफगानिस्तान में जो ट्रांजैक्शन पीरियड है, क्योंकि वहां से अमेरिका जो है वो इनखिलाफ कर रही है, अमेरिका जा रही है, तो इस टाइम हमें उनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जितनी भी वहाँ पे जो मामलात थे अफगानिस्तान में सेटलमेंट में या अफगानिस्तान के जो इश्यूज थे, तो चूंकि जनरल बाजवा, जनरल फैज भी उन इश्यूज को देख रहे थे, तो वो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से खट्टक साहब बयान नहीं दिया था कि पार्लियामेंट मेरी उसमें हेल्प करते थे, ये सारे कानून साजी वगैरह इस मामले में? जी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के रोल को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। कल भी था, वो आज भी है, वो माजी में भी रहा। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी जी देखिए, इमरान खान साहब ने 28 साल पॉलिटिकल जदोजहद की। हमारा ये दावा है कि 2018 में हमारे 30 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जो हम वोट की लीड से कम से हारे हुए थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सपोर्ट करना होता, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें बैक करना होता, तो हमें वो 30 सीटें जितवा देते ताकि हम इन इत्तेहादियों के हाथों इनका सहारा आपको ना लेना पड़ता। सही, हाँ, ये बात वैसे कई मरतबा हमने सुनी है। आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आपके साथ नहीं थी, ये क्लेम है बहरहाल PTI का। लेकिन ये एक बात सिर्फ फरमाते खट्टक साहब, अभी ब्रेक से पहले ना ये बात हामिद रजा साहब से की, वली साहब ने। उन्होंने कहा खान साहब कहते हैं कि ये लाशें बिछा दो, खून की नदियां बहा दो, बम फाड़ दो। वो अपने कारकुनान को, मतलब अपने लीडर्स को ना ये हिदायत देते हैं जब आप लोग जेल जाते हैं। और हामिद रजा साहब ने कलमा पढ़ के कहा कि ये ऐसी कोई हिदायत उनको कभी भी नहीं दी खान साहब ने। वली साहब बहरहाल अपनी बात पर कायम है, उन्होंने कहा खान साहब यही कहते हैं। आपके पास ऐसी कोई बात है, खान साहब क्या कहते हैं? क्योंकि
कल उन्होंने इतना बयान तो जरूर दिया था कि लीडरशिप बाहर तो बड़ी खुश नजर आती है जेल से बाहर। जी देखिए, पहली बात ये कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं इताखेल से होते हुए आया हूं इस्लामाबाद, सॉरी हकला डी खान से मैं आया हूं 26 नंबर से हम आए 0 पॉइंट से आए हम डी चौक। एक शीशा एक गमला दिखाए कि हमारे कारकुनान ने फोड़ा हो, मैं चैलेंज करता हूँ। क्या बात है। और वो जो रेंजर्स वगैरह का कह रहे हैं कि उन लोगों की शहादतें हैं जो कि हुई हैं, और पुलिस एहलकारों को भी कहते हैं वो भी शदीद जख्मी, शहादतें अलग हैं, वो कैसे हुई? इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। क्या इन्होंने हमारे कारकुनान के ऊपर डंडे नहीं बरसाए, हमारे कारकुनान के ऊपर ये शेल्स मार रहे थे, हमारे कारकुनान के ऊपर ये फायर मार रहे थे। हमारा पहला जख्मी जो मेरे हल्के का ताउला दाऊद खेल में उसको गोली लगी है। जी देखिए, जब आप कंटेनर खड़े करते हैं, जब आप रास्ते बंद करते हैं, अगर ये हमें पुरअमन तरीके से वहाँ पे आने देते, उसके बाद हम कोई गड़बड़ करते तो फिर ये इल्जाम लगाते। सही हो गया। अच्छा, आप कहते हैं वो सारी अपने डिफेंस में सारी मामले हुए हैं, तो फिर वो झड़प में। खैर, बहरहाल जाहिर है जिसकी तरफ कभी जानी नुकसान है, जान तो एक इंसानी जान हर तरह से प्रेशियस है। हसनात साहब, कई ये इस पे जरा क्लोजिंग अपने पार्टिंग रिमार्क्स अपने फरमाइए कि ये तो दोनों तरफ के बयानात हैं। जी, वली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जी हसनात साहब, आप अपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स इस पे फरमाइए, आपने दोनों तरफ से। देखिए, हुकूमत को बड़ापन दिखाना होगा और इनकी कमेटी से एंगेज करें, बातचीत लाजमी करनी चाहिए। अगर ये विलिंग हैं तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई वेलकम करना चाहिए, हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए और मुल्क तभी तरक्की करेगा कि बातचीत, अदरवाइज अनरेस्ट रहेगा। ये दबाव से, कोर्सिव एक्शन से कितनी हद तक आप इस चीज़ को कंट्रोल रखेंगे। और सिचुएशन जो है वो किसी टाइम पे भी जो है वो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको आपको लगता है सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट को? देखें, वो एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो चीज़ सामने रखनी चाहिए जो वो बात कर रहे हैं कि कमेटी बनाई गई है कि जी हम हमारे साथ बात करें। हाँ, बताइए जी वली साहब, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी का, अब ये तो रवैया ना हुआ। नहीं, मैं कहा ना कि मुज़ाकरात करें, ब्लैकमेलिंग नहीं करें। एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की कॉलें देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मुज़ाकराती टीम जो आपने बनाई है उनको बोले अगर राब्ता तो करें ना, किसी को टेलीफोन करें, स्पीकर के साथ बात करें, राना सनाउल्लाह के साथ करें, वज़ीर आज़म ऑफिस से करें, किसी से तो करें, हमारे इत्तेहादियों से करें। कोई तरीका होता है ना, इस तरह तो नहीं है कि वैसे ही मुज़ाकरात शुरू हो, उसका अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उस तरीके से चलते हैं। जहां पर ये कहते हैं ना कि हमारे कारकुनों पे गोलियां चली हैं, इनसे पूछे ना, मैं फिर इनको कहता हूँ, ये उस वक्त नहीं थे। आपके पास पेशावर से लेकर डी चौक तक 1-1 मिनट की वीडियो है। आप इसखेल से आए हैं, आप हकला से आए हैं, मैं मानता हूँ आपके पास हमने वहां पे आप पे कोई हुकूमत ने, कोई सरकार ने डंडा नहीं चलाया, कोई कुछ नहीं किया। आप आए, लेकिन आप उस जगह में जब घुसने लगे जहां पे आपको हाईकोर्ट ने घुसने से मना किया था, जहां पर बेलारूस, अच्छा, तब एक्शन लिया गया। आप वसूख से फरमा रहे हैं वली साहब, उससे पहले कोई आप लोगों ने इनको रोका नहीं? जी नहीं रोका। आप सुन तो लेना, आर्टिकल 245 के तहत वहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, ये उसके बावजूद वहां पे चले। 144 लागू था, इसके बावजूद रेड जोन में घुस गए। करेक्ट, ये वक्त की किल्लत है वली साहब। सिर्फ एक कमेंट शायद साहब, मैं ये पूछता हूँ शायद साहब, बात नहीं, मैं इतना जो जगह ममनू थी हाई कोर्ट के ऑर्डर से, वहां पर आपको रोका गया, जो कि रोकना भी था मशीनरी ने। इनके पास जवाब दे दे, मेरे पास वक्त इतना ही है, खत्म करना है। जो शरारत की है खटक साहब, इन्होंने खुद इन्होंने महंगाई मार्च नहीं किया, हमने इनको रेड जोन तक आने दिया। वो काम पे टांग मार्च किसने किया था? बिलावल। आपकी तो हुकूमत ही नहीं थी, नहीं है वो आपकी तो हुकूमत ही नहीं थी। खाना पानी यहाँ पर किया। इमरान खान साहब ने चेयरमैन की को कॉल की कि इनको जिस चीज की इन्हीं की थी ना, पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस प्रोवाइड करे। अच्छा, राइट, चलिए, थैंक्स टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप, अनफॉर्चुनेटली बस बिल्कुल खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।